सेक्शन 43BH एक नया सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट फिनेंशियल 2023 जिसने ला रखा है बहुत ही ढेर सारे कंफ्यूजन और बहुत ढेर सारे क्वेरीज जो रेज हो रहे हैं, जो बारंबार आ रहे हैं। तो उन सब क्वेरीज की सॉल्यूशंस के लिए आपके पास आ गई है वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सी कृष्णकांत सर और आप देख रहे हो टैक्स फिन बड़ी चैनल, जहां पे हम बातें करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशंस की। चलिए विदाउट फर्दर मोर डिले हम चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं सेक्शन नंबर 43BH। आपके हर एक क्वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिमिट की रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड एमएसएमई एंड क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कब पेमेंट करनी चाहिए, हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो सारे क्वेरीज आपको इस वीडियोस पे मिल जाएंगे। इस वीडियोस पे आपको सारी क्वेरीज के सॉल्यूशंस मिलेंगे। चलिए बने रहिए, देखते हैं। फर्स्ट हमें समझना एमएसएमईडी एक्ट क्या होता है। एंड एमएसएमईडी एक्ट में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस किसको बोले जाते हैं। देखो, माइक्रो एंटरप्राइजेस वो हैं जो एंटरप्राइजेस, पहले तो हमें ये समझना माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कौन से होते हैं। माइक्रो एंटरप्राइजेस वो होते हैं जो हमारे पास में जिसकी इन्वेस्टमेंट, दो चीजें देखे जाते हैं, एक तो होता है इन्वेस्टमेंट और नेक्स्ट होता है टर्नओवर। तो इन्वेस्टमेंट यदि 0 to 1 करोड़ तक है तो उसको माइक्रो माइक्रो एंटरप्राइज कहे जाएंगे, प्रोवाइडेड कि उनकी टर्नओवर 0 to 5 करोड़ तक है। स्मॉल एंटरप्राइजेस कहे जाएंगे इनके इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ टू 10 करोड़ तक है एंड टर्नओवर 5 करोड़ टू 50 करोड़ तक है। उसी अगर मीडियम एंटरप्राइज के लिए 10 करोड़ टू 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी देखे जाते हैं एंड टर्नओवर 50 करोड़ टू 250 करोड़ देखे जाते हैं। ठीक है, ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस कौन कौन से हैं। ठीक है, अब चलते हैं मेन क्लोज पे, जिसने क्वेरीज इतनी सारे रेज करके इतनी कंफ्यूजन ले रखे हैं मार्केट में, वन इश्यू बन चुका है। क्या है हमारे पास सेक्शन 43B में एक सेक्शन सब एक क्लोज इंसर्ट करने की बातें किए गए हैं, प्रपोज किया गया कि ये क्लोज इंसर्ट किया जाएगा जो क्लोज is read is this way. देखो, any sum payable by the excessive to or micro or small enterprises beyond time limit specified in section number 15 of Micro, Small and Medium Enterprise Development Act 2006 shall be allowed, पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं, only in the computation, only in computing the income referred to in section number 28 of that previous year in which the sum is actually paid by him. ठीक है, अब ये बातें पढ़ लेते हैं। Irrespective of the previous year in which the liability to pay such sum was incurred by the agency according to the method of accounting regularly employed by. देखो, उनकी मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या एम्प्लॉय कर रखा है एसएससी ने, दैट इज ऑफ नो मैटर, वो हमें देखना भी नहीं है। हमें देखना क्या है, यहाँ पे दो चीजें, दो वर्ड में हाईलाइट करना चाहूंगा। एक तो है कि बियॉन्ड दी टाइम लिमिट, बियॉन्ड दी टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 15। ठीक है, एक वर्ड ये आपको हाईलाइट करना है, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर जिसमें आप पेमेंट कर देती हो। दिस इज द टू वर्ड्स जो आपको हाईलाइट करने हैं। तो फर्स्ट थिंग इज माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, इसके बारे में मैंने बता दिया, ये आप समझ चुके हो। अब एक कंफ्यूजन ये अभी दूर कर ही देता हूँ कि माइक्रो ये इफेक्टिव कब है। इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2023 फाइनेंशियल 2023-24 से। अब मेमोरेंडम देखोगे तो मेमोरेंडम पे लिखा हुआ है कि दिस इज गोइंग टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। देखो, क्योंकि वो हाँ असेसमेंट ईयर को फॉलो किया जाता है इनकम टैक्स में, तो असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2024 से ये एप्लीकेबल हो जाएंगी एंड दैट इज आवर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ये कंफ्यूजन यहीं पे आप करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट था टाइम लिमिट। टाइम लिमिट जो कि स्पेसिफाई किया गया सेक्शन नंबर 15, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। टाइम लिमिट क्या स्पेसिफाई किया गया। देखो, आपके पास टाइम लिमिट जो स्पेसिफाई किया गया है दैट इज, दो चीजें हैं इसमें देखने के लिए। एक है एग्रीमेंट, क्या एग्रीमेंट हो रखे हैं या एग्रीमेंट नहीं हो रखा। तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, इनकेस एग्रीमेंट हो रखा है, एग्रीमेंट हो रखा है तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, आपके पास में एग्रीमेंट हो रखा है तो 15 days वुड बी, सॉरी एग्रीमेंट नहीं हो रखा तो आपको क्या करना है, 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस आपको ले लेने हैं एंड आपको पेमेंट कर देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्रीमेंट हो रखा है तो 45 days और प्रोवाइड whichever is provided in the agreement whichever is earlier। सपोज एग्रीमेंट में प्रोवाइड किया गया था 30 दिन, तो 45 days और 30 days whichever is earlier आपके पास क्या हो जाएगा, 30 days would be the date due date for payment। ठीक है, इन केस एग्रीमेंट में प्रोवाइड किया गया 60 days, तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा 45 days, क्योंकि 45 days और 30 days whichever अर्लियर बोला गया, तो 45 और 60 में से अर्लियर कौन सा होगा, 45 days would be the earlier, तो इन दैट सिनेरियो 45 days होंगे। देखो, आप एग्रीमेंट पे चालाकी नहीं कर पाओगे कि भैया हम जो क्या करेंगे 60 डेज एग्रीमेंट पे डाल देंगे तो एग्रीमेंट के हिसाब से हमें 60 डेज पेमेंट करना होगा। वो उसको ओवरराइड किया जाता है एमएसएमईडी एक्ट में। एमएसएमईडी एक्ट का एक प्रोविजन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सेक्शन नंबर 24 में कहा जाता है कि द प्रोविजंस में भी थोड़ा ब्लर हुआ, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 to 23 shall have effect notwithstanding anything inconsistent
therewith contained in any other law for the time being false। कुछ भी इनकंसिस्टेंट यदि कहीं पे लिखा गया है उसको हम नहीं देखते, हमारे जो सेक्शन 15 to 23 में बताया गया हम उसको फॉलो करेंगे, और इसी पे सेक्शन नंबर 15 पे टाइम लिमिट बताया गया। तो इन दैट सिनारियो आपके पास कुछ भी आप एग्रीमेंट बना लो, 45 डेज से ऊपर आप पेमेंट नहीं रोक पाओगे। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के इंटरेस्ट आप रोकते हो तो प्रिंसिपल आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा, और इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही पड़ेगा। एंड जो इंटरेस्ट आप पे करोगे, मजे की बात ये है कि इंटरेस्ट आप जो पे करोगे उसकी डिडक्शन तो अलाउ होंगी ही नहीं इनकम टैक्स एक्ट पे। क्यों नहीं होगी उसके लिए भी आप देख लो सेक्शन नंबर 23 ऑफ द एमएसएमई एक्ट, जो ये कहती है कि नॉटस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961, the amount of interest payable or paid by buyer under in accordance with the provision of this act shall not, for the purpose of computation of income tax under the income tax act 1961 be allowed deductions। डिडक्शंस के लिए अलाउ किया ही नहीं जाएगा, और ये ध्यान रखना ये ओवरराइडिंग इम्पैक्ट ले रहा है इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो होने वाली है बड़ी कंफ्यूजन में, बड़ी टेंशन होने वाली है। आपने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट आप पे कर भी दे तो उसके डिडक्शन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट था टाइम लिमिट समझने के लिए। टाइम लिमिट के साथ साथ हमने समझ लिया कि क्या इस पे स्पेसिफिकलिटी क्या है एमएसएमई एक्ट की, क्या प्रोविजंस है, और कितनी बेनिफिट्स माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज पे रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आपको मिलने वाली है, क्योंकि ये ओवरराइडिंग इम्पैक्ट रखती है सारा का सारा सेक्शन को। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इसका प्रोवाइजो, सॉरी मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में ये बताया गया कि सेक्शन 43B जो जनरल सेक्शन है, वो सेक्शन बेसिकली डिडक्शंस के लिए बातें करती है, जो दैट विल बी अलाउड ऑन एक्चुअल पेमेंट, कैश पेमेंट बेसिस पे डिडक्शंस उनका मिलेगा, भले ही आप एक्चुअल बेसिस क्यों ना फॉलो करते हो। इसमें एक प्रोवाइजो ऐड किया है, प्रोवाइजो ऐड किया गया है, और प्रोवाइजो ये कहती है कि इन केस आप हम जो है डिडक्शंस, क्योंकि प्रोवाइजो फॉर द प्रोविजन दिस सेक्शन अलाउज डिडक्शन अप्रूवल बेसिस पे भी डिडक्शन अलाउ कर दिया जाता है इन केस आप अमाउंट पे कर देते हो ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि रिटर्न ऑफ इनकम फर्निशिंग की डेट से पहले पहले आप कोई भी पेमेंट यदि कर देते हो, जो कि सेक्शन नंबर 43B में कुछ डिडक्शंस की बातें कहेगी, उनकी पेमेंट्स आप कर देते हो तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा इन द सेम प्रीवियस ईयर डिडक्शंस लेने के लिए, क्लेम करने के लिए डिडक्शंस। बट हम यहाँ पे जो प्रॉब्लम वाली बात ये है कि दिस प्रोवाइजो इज नॉट एप्लीकेबल फॉर क्लोज नंबर एच। क्लोज नंबर एच के लिए ये प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं होगी, ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। द प्रोवाइजो और 243B शैल नॉट अप्लाई टू सच पेमेंट्स। इन पेमेंट्स के लिए प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं होगा। इट मीन्स आपको यहाँ से ऐसे पढ़ के समझ में आ रहा है कि जो 31 मार्च तक हमें पेमेंट करना पड़ेगा, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक हमें पेमेंट करना पड़ेगा, यहाँ से डायरेक्ट पढ़ती है समझ आ रहा है। बट येट इसकी कंफ्यूजन यहाँ पे भी ये पूरा पूरी क्लैरिटी नहीं है, पूरा पूरी करेक्ट नहीं है, इसको करेक्शंस मैं भी करूंगा। एक बार देखते हैं ऊपर से, देखिए फिर से क्लोज में आते हैं। क्लोज में क्या बोला कि एनी सम पेबल बाय द एक्सेसिव टू एमएस माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 15 ऑफ दी एमएसएमईडी एक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, इस टाइम लिमिट के बियॉन्ड, तो हमें कौन से टाइम लिमिट देखने हैं इस सेक्शन के लिए, इस क्लोज के लिए कौन से टाइम लिमिट देखने हैं, जो टाइम लिमिट गिवन है सेक्शन 15 पे। इनकेस उसके बियॉन्ड हमने पेमेंट कर दिया, तब जाके क्या होगा कि उस प्रीवियस ईयर में इस पेमेंट की एप्लीकेबिलिटी बनेगी फॉर द डिडक्शन जिस प्रीवियस ईयर में हमने इसकी एक्चुअली में पेमेंट किया। देखिए समझ में आया, ठीक है, कोई नहीं, हम एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, राम ने परचेज किया गुड्स वर्थ ₹50 लाख फ्रॉम श्याम एंटरप्राइजेस। श्याम एंटरप्राइजेस से राम ने क्या किया, परचेज किया गुड्स। राम परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम वर्थ ₹50 लाख। फाइन श्याम एंटरप्राइज जिनसे इन्होंने परचेज किया गुड्स, वो एक माइक्रो एंटरप्राइजेस है। ठीक है, कब परचेज किया, 28 फेब 2024 को परचेज किया। अब देखिए सेक्शन 15 अप्लाई करते हैं। सेक्शन 15 में हम पहले ले लेते हैं इजी वाला केस, जहाँ पे एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में ये कहा गया कि 45 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस के 45 डेज के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। तो सेक्शन 15 के हिसाब से हमारे पास डेज क्या हो गया, 45 डेज। 45 डेज हमें ऐड करना है किसमें, 28 फेब 2024 में। आपके पास ये डेज आ जाएगा 13 अप्रैल 2024। तो आपके पास टाइम लिमिट क्या बन रहा है, टाइम लिमिट एज पर सेक्शन नंबर 15D, सेक्शन नंबर 15 के हिसाब से बन रहा है 13 अप्रैल 2024। तो अब देखते हैं सिनारियो, इन्होंने पे कर दिया 31 मार्च 2024, दैट इज बिफोर 13 अप्रैल 2024। क्या होगा, ये अलाउ हो जाएंगे इन फाइनेंशियल 23-24। ठीक है, अब मजे की बात यहाँ पे ये है कि 13 अप्रैल 24 को इनकेस ये पेमेंट कर देते हैं तो भी अलाउ हो जाएगा, क्योंकि ये क्लोज में क्या कहा गया, क्लोज में कहा गया कि बियॉन्ड द टाइम लिमिट, टाइम लिमिट के बाद यदि आप पेमेंट करते हो तो आपको नहीं मिलेगी, अवेलेबिलिटी नहीं है इसकी। बट टाइम लिमिट से पहले आप पेमेंट कर देते हो तो इन दैट सिनारियो अलाउ हो जाएगी ना। तो आपकी टाइम लिमिट 13 अप्रैल 24
टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट से पहले आपने पे कर दिया, तो इट मींस इट इज स्टिल अलाउड एज अ डिडक्शंस इन फाइनेंशियल 2024। तो यहाँ से आपको क्लैरिटी ये मिल रही है कि भैया 31 मार्च इज नॉट द डेट, 31 मार्च की डेट नहीं है, डेट हमारे पास देखना है, टाइम लिमिट हमें देखना है सेक्शन नंबर 15 के हिसाब से। सेक्शन नंबर 15 की टाइम लिमिट यदि 31 मार्च के बाद भी जा रही है तो उस दिन तक की पेमेंट डेट हमारे पास अवेलेबल है, उस दिन तक हमें पेमेंट करना है। उसके बाद इनकेस पेमेंट करते हैं एंड दैट हैपेंस टू फॉल इन द नेक्स्ट ईयर में फॉल करता है, फाइनेंशियल हमारी एंड हो चुकी है, तो इन दैट सिनेरियो वो उस फाइनेंशियल ईयर में ही अलाउ हो जाएगा एज डिडक्शंस, बट नॉट इन दिस फाइनेंशियल ईयर। दिस फाइनेंशियल ईयर में वो अलाउ नहीं होंगे। फर्दर क्लैरिटी आएगी आपके नेक्स्ट एग्जांपल से, समझते हैं। चलिए, इनकेस इन्होंने पे कर दिया 20 सितंबर 24, दैट इज बियॉन्ड 13 अप्रैल के बाद आप कभी भी पेमेंट करो, आपको ये अलाउ नहीं किया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ये डिसअलाउ कर दिया जाएगा, एंड ये अलाउ कब होगी वाकई में, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ये अलाउ किया जाएगा। ठीक है, ये बातें आपने समझ लिया। केस नंबर 2 समझते हैं कि एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा, 28 फेब 2024 से 15 दिन हम ऐड करेंगे, 15 दिन ऐड करने के बाद 14 ऑफ मार्च 24 आ जाएगा। देखो 14 ऑफ मार्च इज द ड्यू डेट, आपको जब तक इसकी पेमेंट कर लेनी है, और आपने पेमेंट वाकई में किया 31 मार्च 24 को, तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, क्योंकि 14 मार्च 24 के बाद आप पेमेंट करते हो और पेमेंट हो रही है 31 मार्च 24 में, तो इट मींस ऑलरेडी, देखो बियॉन्ड द टाइम लिमिट है, बियॉन्ड द टाइम लिमिट है, अंडरस्टैंड कि दिस इज बियॉन्ड द टाइम लिमिट, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 31 मार्च 24 से पहले पेमेंट किया जा रहा है, तो इट मींस कि ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ही पेमेंट किया जा रहा है। तो इस लैंग्वेज के हिसाब से दिस विल बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर इन विच द सम इज एक्चुअली पेड बाय हिम, तो सम इज बीइंग पेड इन फाइनेंशियल 23-24, सो इट विल बी अलाउड इन फाइनेंशियल 23-24। तो इसकी कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, यहाँ पे इम्पैक्ट क्या आएगा, इम्पैक्ट आएगा इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट जो आपको पे करना होगा एज पर सेक्शन नंबर 16 ऑफ द MSMED एक्ट, जो कि कहता है 3 टाइम्स द इंटरेस्ट रेट गिवन बाय RBI, उसकी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी इंटरेस्ट यहाँ पे, तो वो इंटरेस्ट की पेमेंट की इम्पैक्ट आपको आ जाएगा, उस इंटरेस्ट की डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगी, जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था, दैट इज सेक्शन नंबर 1623 के हिसाब से ये इनकम टैक्स एक्ट की ओवरराइडिंग इम्पैक्ट रखता है, एंड डिडक्शंस आपको नहीं मिलने वाली इंटरेस्ट की, ये इम्पैक्ट आने वाला है इस केस में। सेकंड केस देख लेते हैं, 13 मार्च 20 को पे कर दिया, अब तो ये है कि अलाउ हो जाएंगे क्योंकि टाइम लिमिट के अंदर ही है, एंड वैसे भी प्रीवियस ईयर, उसी प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर के हम डिडक्शंस क्लेम करने वाले हैं। 1 अप्रैल 2024 और बियॉन्ड यदि आप पेमेंट करते हो तो इन दैट सिनेरियो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एलिजिबल नहीं होगा, ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए एलिजिबिलिटी रखती है फॉर डिडक्शंस। ये बातें हो गई, क्लैरिटी आपको मिल गया विद रिस्पेक्ट टू द टाइम लिमिट। द फर्स्ट थिंग इज द टाइम लिमिट, इसकी क्लैरिटी हमें मिल गई, एंड नेक्स्ट थिंग इज द सम पेड, ये प्रीवियस ईयर, कौन से प्रीवियस ईयर की बात है, इसकी क्लैरिटी हमें मिल गई। अब बातें आते हैं, हम समझते हैं अब विथ रिस्पेक्ट टू कि कुछ एफएक्यूज देख लेते हैं, एफएक्यूज देख लेते हैं, एफएक्यूज के बाद में देखते हैं आगे बात। देखो अब ये पॉइंट आता है, इसमें बहुत ही ज्यादा बर्निंग क्वेश्चन से बनी क्वेरी हमारे पास आ रही है, दैट इज रिगार्डिंग टू कि रजिस्टर्ड एमएसएमई को ही एप्लीकेबल होगा या किसी और को एप्लीकेबल होगा। देखिए इसमें व्यूज most welcome, but yet according to my point of view here this is applicable only for the registered MSMED। क्यों, क्योंकि आपको देखो सेक्शन नंबर 15 की टाइम लिमिट के बारे में बातें किए गए हैं फॉर दी अंडर क्लोज नंबर एच, तो क्लोज नंबर एच में सेक्शन नंबर 15 को रिफर किया गया फॉर द टाइम लिमिट्स, बट ये सेक्शन नंबर 15 की बेनिफिट्स किसके लिए लेके आए हैं, किसके लिए सेक्शन 15 के बेनिफिट्स उन्हीं को मिलेगा जो कि MSMED एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, उन्हीं को मिलेगा। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास ये सेक्शन है, ये जो क्लोज है, ये क्लोज एप्लीकेबल हो जाएंगी रजिस्टर्ड MSMED को ही, क्योंकि सेक्शन 15 की बेनिफिट लेना है तो उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एंड रजिस्ट्रेशन करोगे तभी जाके एप्लीकेबिलिटी बन जाएगी आपकी क्लोज नंबर एच की, तो इट मीन्स ये एप्लीकेबल हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड MSMED को। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या ट्रेडर को भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। देखो एक्चुअली में ये क्लैरिटी इनकम टैक्स एक्ट पे नहीं है, बट इनकेस आप मेमोरेंडम देखते हो MSMED एक्ट का 27 फरवरी 2021 की डेटेड है, तो वहां पे लिखा गया कि रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर्स भी एलिजिबल होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इनकेस वो अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं, तो दिस क्लॉज विल आल्सो बी एप्लीकेबल टू ट्रेडर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है वेदर सेपरेट एग्रीमेंट का एंटर करने की जरूरत है कंप्लाई करने के लिए दिस प्रोविजंस को, तो आप मतलब एक हो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस, आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया एंड एंटर कर लिया किसी भी ट्रांजेक्शन्स पे, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है कि सेपरेट एग्रीमेंट ही मेंटेन करने की जरूरत है। इनकेस आप इनवॉइस रेज करते हो, और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इनवॉइसेस MSME वाले हैं,
वहाँ पे उन लोगों को उद्यम आधार नंबर मेंशन करना होता है। उद्यम आधार नंबर जहाँ जिस इनवॉइस में मेंशन्ड है, दिस विल बी एन इंडिकेशन कि ये एमएसएमई माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के हैं। हमें कंफर्मेशंस लेना होगा। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है तो हमें उसकी पेमेंट 45 डेज के अंदर पेमेंट करना होगा। इन केस एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज के अंदर पेमेंट करना होगा। अब इन केस उस इनवॉइस में लिखा गया है, हमारे पास इनवॉइस है, इनवॉइस में नीचे कभी-कभी लिखा होता है कि पेमेंट टर्म्स विथिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो ये बेसिकली आप एक्सेप्ट कर रहे हो इनवॉइस, इट मींस आपके पास में एक एग्रीमेंट की तरह ही होगा ये। आपको 30 दिन के अंदर-अंदर पेमेंट करना होगा। ये भी बातें आपको देखने सेपरेट एग्रीमेंट एंटर करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इज दिस सेक्शन एप्लीकेबल टू द पर्सन ऑप्टिंग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन एज वेल? वेरी बर्निंग क्वेश्चन है ये भी, हम बहुत ही सारे क्वेरीज पूछेंगे, क्या प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वालों के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा? देखिए ये क्लैरिटी सेक्शन पढ़ती ही होगी। सेक्शन 43 बी में कहते हैं, स्टार्ट होता है ये सेक्शन, ये कहते हुए कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ठीक है, इतना ही पढ़ना है। सेक्शन 44 एडी में कहा गया कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंट्रेरी कंटेन्ड इन सेक्शन 28 टू 43 सी। अब हम सेक्शन 28 टू 43 सी के अंदर ही है सेक्शन नंबर 43 बी। पहली बात ये आप समझ लो। अब नेक्स्ट है समझना हमें बातें कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंट्रेरी कंटेन्ड इन सेक्शन 28 टू 43 सी। इसका मतलब ये है कि कुछ भी कंट्रेरी क्यों ना गिवन हो सेक्शन 28 टू 43 सी में, तो इन दैट सिनेरियो सेक्शन 44 एडी प्रिवेल कर जाएगी। प्रिवेलिंग प्रोविजन है सेक्शन 44 एडी का विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 28 टू 43 सी। तो इट मींस सेक्शन 43 बी से प्रिवेल कर रहा है सेक्शन 44 एडी एंड सेक्शन 44 एडी पे, सो 43 बी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस वजह से प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो भी ऑप्ट कर रहे हैं एज पावर एनालिसिस, दिस क्लोज नंबर एच जो प्रपोज किया गया है फॉर बीइंग इफेक्टिव, वो एप्लीकेबल नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे आई होप आपके क्वेरीज जो भी हैं, आपके क्वेरीज जो रिस्पेक्ट टू द टाइम लिमिट, कौन से टाइम लिमिट हमें ध्यान देने हैं एंड कौन से टाइम लिमिट हमें ध्यान नहीं देना, क्या कब हमें पेमेंट करना है, क्या हमें सारे पेमेंट 31 मार्च तक कंप्लीट कर लेने हैं या नहीं करने, इसके अलावा क्या एमएसएमई रजिस्टर्ड एमएसएमई को ही एप्लीकेबल होगा या सबको एप्लीकेबल होगा, ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में भी आई होप कि आपको मिल चुके होंगे इस वीडियो में। इनके सभी भी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल बी हैप्पी टू रिजॉल्व दैट आउट। इसके अलावा आपको ये टेक्स्ट चाहिए होगा तो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आपको ये टेक्स्ट मिल जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट इज दैट स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इनकेस आप तक आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना, आपको ऐसे कंटेंट यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।